अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोकस ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आज हम फ़िज़िक्स की क्वेश्चन बैंक के फर्स्ट चैप्टर की सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। इस सेकंड वीडियो के अंदर हमने पहले फर्स्ट वीडियो में हमने सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लिए थे और 3 मार्क वाले सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। अब आज जो है हम वो 5 मार्क वाले क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं उसका आज हम इस वीडियो में फ़र्स्ट क्वेश्चन लेंगे। फ़र्स्ट क्वेश्चन इसलिए लेंगे क्योंकि फ़र्स्ट क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चंस आपके इंक्लूड हैं। उसके लिए थोड़ा सा बेसिक भी जो नहीं पढ़े हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उनके लिए ये थोड़ा सा मैं बेसिक भी बता दूंगा ताकि ये दोनों जो हमारे पास फ़र्स्ट क्वेश्चन में डेरिवेशंस हैं ये अच्छे से क्लियर हो जाएँ, समझ में आ जाए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये मैं पहले क्लास में भी बोल चुका हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं। एमपी बोर्ड ने अपनी क्वेश्चन बैंक में दोनों ही डेरिवेशंस को दे दिया है, यानी इनमें से कोई एक डेरिवेशन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और 5 मार्क्स में। तो बहुत इजी डेरिवेशन है, ध्यान से इसको समझना है और समझ कर फिर से प्रैक्टिस के अंदर लेकर आना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्या है। तो देखिए क्वेश्चन बैंक के 5 मार्क वाले में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देखेंगे तो उसमें लिखा है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, और डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल एंड ऑन पोजीशन एंड ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ये 3 क्वेश्चंस आपको जो हैं वो एक ही फर्स्ट क्वेश्चन में दिए हैं। तो हम इन तीनों क्वेश्चंस को देख लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं ताकि जिन्होंने नहीं पढ़ा है या जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ था वो इस कंसेप्ट यहाँ पर बेसिक से क्लियर हो जाए। तो देखिए सबसे पहले तो मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको पहले भी फर्स्ट वीडियो में बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई, किसी कोई भी चार्ज प्लस हो या माइनस हो, प्लस चार्ज के आसपास जो रीजन बनता है और माइनस चार्ज जो अपने आसपास जो रीजन बनाता है उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जहाँ पर अगर कोई क्यू नॉट चार्ज जो कि पॉजिटिव होता है, अगर ये क्यू नॉट चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, ये क्यू नॉट इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आउटवर्ड फोर्स लगाएगा, यानी बाहर की तरफ भगाने की कोशिश करेगा। और क्यू नॉट चार्ज अगर माइनस के पास आएगा तो ये इसे अपनी तरफ इनवर्ट फोर्स लगा के अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आती हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कि भाई ये जो चार्जेस से निकलती हैं आउटवर्ड लाइंस ऑफ फोर्स, यही जहाँ तक ये जाती हैं ये पूरे रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, ठीक है, चारों तरफ, ठीक। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी हमने पढ़ ली थी। अब जो अगली बात आती है वो आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमने इसको भी देखा था, इसका फॉर्मूला भी देखा था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो होती है F/Q0, यानी जितनी फोर्स ये चार्ज लगा रहा है और जिस पे लगा रहा है उनका रेशो ही इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसकी एक वैल्यू भी होगी और इसका एक डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आपका ये बताती है कि कोई चार्ज अगर आपका है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्यू नॉट चार्ज था, ये चूहा चार्ज क्यू नॉट चार्ज, ये क्यू नॉट चार्ज जब इस फील्ड के अंदर आए, चाहे नेगेटिव फील्ड में आए या पॉजिटिव की फील्ड में आए, तो इसने कितनी ताकतवर फोर्स अपने ऊपर एक्सपीरियंस करी। अब वो फोर्स हो सकता है रिपल्सिव हो या वो फोर्स हो सकता है अट्रैक्टिव हो। तो चाहे अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, लेकिन कितने अमाउंट की फ़ोर्स इसने अपने ऊपर एक्सपीरियंस करी, उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। यानी इस चार्ज की ताकत, ये जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उसकी ताकत,
क्योंकि अगर कमज़ोर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो कम ताकत लगाएगा, कम फोर्स लगाएगा, कम रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। और अगर ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड तब जब बनेगी तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स से ये रिपेल करेगा इस चार्ज को। ठीक, तो समझ में आया? तो अब देखिए, एक फार्मूला तो हमने ये देख लिया था भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने एक डेरिवेशन हमने करी थी, एक डेरिवेशन होती है और हमने करी भी है। ठीक है। तो उस डेरिवेशन में हमने सीखा कि मान लीजिए यहाँ पर कोई ओ पॉइंट है और इस ओ पॉइंट पे प्लस चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ से कुछ आर डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट है पी, यहाँ पर एक क्यू नॉट चार्ज बैठा हुआ है, यानी चूहा चार्ज। ठीक है। अब आपको पता है ये प्लस चार्ज जो है उस क्यू नॉट चार्ज को, उस छोटे से चार्ज को क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से यानी फोर्स लगाएगा, है ना। यानी इसकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और कुछ ना कुछ ताकतवर कुछ एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड से ये इस क्यू नॉट को भगाएगा उस तरफ, क्योंकि प्लस चार्ज से निकलती हैं आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और ये पी पॉइंट पे जो क्यू नॉट बैठा है कितने डिस्टेंस पे बैठा है? आर। तो हमने उस डेरिवेशन में देखा कि आर डिस्टेंस दूर अगर कोई चार्ज है और उससे आर डिस्टेंस दूर कोई दूसरा चार्ज बैठा है तो उस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगती है। तो हमने देखी थी E इक्वल्स टू, अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखें, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये वाला चार्ज Q अपॉन इनके बीच में जितना भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। अब डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग रही है? तो O से P की तरफ लग रही है, तो अलोंग OP। ठीक है। अच्छा, अगर इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखना हो यानी मॉड्यूलस ले लो, तो मॉड्यूलस ले लिया तो भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अब या तो साइन आता है या कॉस आता है, तो आप देखिए हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है यहाँ पर, तो कॉस थीटा आएगा हॉरिजॉन्टल के लिए, तो यहाँ पर कॉस थीटा आएगा। और कॉस, अब यहाँ पर थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा जो आपका है वो एंगल है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का और फोर्स के बीच का एंगल। ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स के बीच का और नॉर्मल टू सरफेस का। अब देखिए ये एक्सिस इस तरफ है, ठीक है, ये एक्सिस इस डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल है, और फोर्स का डायरेक्शन भी इसी तरफ है यानी किधर भागेगा? इधर भागेगा। तो दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा जो है वो कितना है? 0 डिग्री। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर पहले तो हम लिखते हैं कॉस थीटा, और हमें साफ दिख रहा है कि दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि कॉस थीटा हम यहाँ पर कॉस 0 डिग्री रख दें, और हमें पता है कॉस 0 डिग्री कितना होता है भाई, हम सबको पता है कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, और ये क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रिज़ल्ट आता है। तो ये रिज़ल्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको ये रिज़ल्ट याद रखना है। ठीक है। तो ये एक तो मैंने बेसिक बता दी है, जिसको नहीं पता था पता चल गया। ठीक है। अब हम अगली चीज़ पर आते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल पर। ठीक है, क्योंकि पहले क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है उसमें पहला क्वेश्चन पार्ट जो है वो है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? तो देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। चलिए, तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल, चलिए, तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? बहुत आसान होता है, कुछ नहीं। डेफिनेशन से बोलूँ तो छोटी सी डेफिनेशन होती है कि इट इज़ अ सिस्टम, आपके पास लिखा भी हुआ है, इट इज़ अ नोट्स में लिंक में नीचे प्रोवाइड कर दूंगा PDF के फॉर्म में, आपके पूरे नोट्स होंगे इस क्वेश्चन के, किस तरह से एग्ज़ाम में हमें लिखना है इस डेरिवेशन को, इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है,
वो आपके पास होगा। हाँ, बोर्ड में 5 मार्क में ये पूरा क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि ब्रॉड साइड ऑन भी बताओ और एक्सियल भी बताओ, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा 4-5 पेज का, इनमें से कोई एक आएगा। ठीक, चलिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ टू अपोजिट चार्जेस which are separated at a distance of 2L और 2A। अब आप L यूज़ करें या A यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं, जो आपकी मर्ज़ी। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो सिस्टम है दो चार्जेस का सिस्टम है। एक सिस्टम है दो चार्जेस का भाई, और वो चार्जेस कैसे हैं? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि वो दो चार्जेस जो हैं वो कैसे हों? अपोजिट। ठीक है, यानी एक माइनस का चार्ज हो और एक आपका प्लस का चार्ज हो। ठीक है, ये दो अपोजिट चार्जेस हों जो कि एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर हों? जो कि एक दूसरे से 2L डिस्टेंस पर हों। ठीक है, 2L डिस्टेंस पर एक दूसरे से रखे हुए हों। इतने 2L डिस्टेंस पर जब दो अपोजिट चार्जेस रखे होंगे, इस सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, एक चीज़ तो ये समझ में आ गई। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पर काम आने वाली है और इसी से लिंक है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को आप चाहे कैपिटल P से डिनोट करो या फिर स्मॉल p से डिनोट करो तो ज़्यादा बेहतर है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है, चलिए हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी। अब ये है क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कुछ नहीं है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यानी देखिए, चार्जेस दो हैं, दोनों अपोजिट नेचर के हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है। ये 1 कूलम का नेगेटिव चार्ज है और ये 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है। नेचर अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल में होता है। ठीक है, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या है चार्जेस का? 1 कूलम। तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी हम Q कह लें। जो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड है, जो चार्ज की वैल्यू है वो Q है, और किसका प्रोडक्ट? इनके बीच के डिस्टेंस का, यानी 2L। ठीक है, यानी इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, जो भी चार्जेस की वैल्यू है उसका और इनके बीच के डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। ठीक है, इसको चाहे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया यहाँ पर 2QL। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। अच्छा, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, वैल्यू तो ये लिखी हुई है 2QL, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? अलोंग दी एक्सिस के अलोंग होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन होगा, यानी जिस लाइन से ये दोनों जुड़े होंगे उसी लाइन की उसी एक्सिस पर इनका डायरेक्शन होगा। खैर ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात नहीं है, मेन है आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पता होना चाहिए। तो क्या होता है? 2QL। ठीक, चलिए, तो इतनी बातें आपको यहाँ तक पता होना चाहिए। ये पता होंगी तो डेरिवेशन बहुत आसान हो जाएंगी। एक एक स्टेप बताता हुआ चलूँगा, कुछ नहीं है। फ़िज़िक्स, शुरू में फ़िज़िक्स लगेगी, फिर मैथमेटिक्स से जनरल मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने बता दिया आपको, फर्स्ट 5 मार्क में पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? डेफिनेशन लिखी, डायग्राम बनाया, काम ख़त्म। ठीक है, अब आगे डेरिवेशन। चलिए डेरिवेशन देखते हैं। तो सबसे पहले जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं, सबसे पहले जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो डेरिवेशन हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट
एक्सियल एंड ऑन पोजीशन, एक्सियल एंड ऑन पोजीशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल एंड ऑन, यानी अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अब हमने देखा किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी चूहे चार्ज पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0 Q/r², ठीक है। लेकिन अब किसी डायपोल की वजह से जिसमें दो अपोजिट चार्जेस हों, वो दोनों मिलकर किसी एक चूहे चार्ज पे या किसी एक पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, कितनी ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करेंगे, वो हमारा कहलाता है वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। अब यहाँ पर एक पोजीशन दे रहा है, आपको कौन सी पोजीशन पे बताना है, तो आपको एक्सियल एंड ऑन पोजीशन पे बताना है। अब ये एक्सियल एंड ऑन पोजीशन क्या होती है, तो देखिए डायग्राम में, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। एक्सियल एंड ऑन पोजीशन यानी आपकी एक्सिस पर, कोई एक एक्सिस पर, यानी जिस एक्सिस पर डायपोल है उसी एक्सिस को अगर हम एक्सटेंड कर दें और वहाँ पर कोई एक पॉइंट को कंसिडर कर लें। भाई मान लीजिए ये डायपोल रखा है, ठीक है, ये डायपोल, ये -Q चार्ज और ये +Q चार्ज, ठीक। अच्छा, इसी एक्सिस को हमने एक्सटेंड कर दिया, इसी एक्सिस को हमने एक्सटेंड कर दिया और एक्सटेंड करके हमने यहाँ पर एक P पॉइंट मान लिया, ठीक है, ऊपर मान लेता हूँ, चलिए P पॉइंट मान लिया जहाँ पर कोई चूहा चार्ज बैठा है Q0, ठीक, बैठा हुआ है। अच्छा, Q0 चार्ज जो होता है वो यूनिटी होता है, यानी उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ज़रा एजम्पशंस देखना। एजम्पशंस ये हैं कि सबसे पहले तो भाई डायपोल का एक सेंटर मान लिया कि डायपोल का सेंटर है O, ठीक है, और इस डायपोल को कह दिया, इधर वाले को A नाम दे दिया, इधर वाले को B नाम दे दिया, ठीक है। अब इस डायपोल का सेंटर है, हमें पता है डायपोल का दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2L, है ना। अब देखिए 2L, तो अब ये डायपोल का अगर सेंटर है तो L यहाँ पर, और यहाँ O से B तक कितना L, A से O तक भी L, O से B तक भी L, A B अगर कंबाइन देखें तो L + L 2L, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो डायपोल का सेंटर है, यहाँ से लेकर डायपोल का ये जो सेंटर है, यहाँ से लेकर उस P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, हमने उसे माना R, ठीक है। अब हम ये जो B पॉइंट है जहाँ +Q चार्ज रखा है, यहाँ से उस P पॉइंट तक के डिस्टेंस को कितना माने, तो देखिए ये पूरा R है, ठीक है। अब मुझे B से लेके P तक का डिस्टेंस चाहिए, तो इस R में से कितना माइनस कर दूँ, L, तो ये हो जाएगा R - L, ठीक है। और अगर मुझे A से लेके P तक का डिस्टेंस चाहिए कि A से P तक का कितना डिस्टेंस होगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक R और कितना और ऐड हो रहा है L, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा R + L, ठीक है। तो ये आपके एजम्पशन, ये आपका डायग्राम हो गया। डायग्राम के अंदर हमने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, कौन सा डिस्टेंस कहाँ पर है। डायग्राम बिल्कुल इसी तरह से बनाना है और थोड़ा अच्छे से बनाइएगा स्केल से, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। चलिए, तो नोट्स में बिल्कुल प्रॉपरली लिखी है डायग्राम के साथ। थ्योरी क्या लिखना है, स्टार्टिंग में थ्योरी लिखी जाती है जिसमें डायग्राम को एक्सप्लेन करा जाता है, फिर मैथमेटिकल फॉर्म पूरा करा जाता है, ठीक है। तो वो आप नोट्स में देख लीजिएगा। तो अब देखिए, सबसे पहले हम निकालें, अब हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा। सबसे पहले हम निकालें, आपकी मर्ज़ी, आप -Q चार्ज की वजह से निकाल लें कि -Q चार्ज अकेला उस P पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट कर रहा है, या फिर आप पहले +Q चार्ज की वजह से निकाल लें कि वो अकेला कितनी कर रहा है। हम पहले दोनों का अकेले अकेले निकाल लेते हैं, उसके बाद दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैं पूरा नहीं लिख रहा, मैं ई लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू +Q चार्ज एट पॉइंट P विल बी, ठीक है। तो अब देखिए +Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पे कितनी होगी, तो अब जो हमने डेरिवेशन मैंने आपको शुरू में बताया, किसी एक चार्ज की वजह से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, तो देखिए उसी रिज़ल्ट को यूज़ करें, E1 कह दें। अच्छा, एक चीज़
एक चीज़ और देखना, ये प्लस क्यू चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ताकत लगा रहा होगा उसका डायरेक्शन ऐसा होगा और वो कितनी होगी E1, और जो माइनस क्यू चार्ज ताकत लगा रहा होगा वो उसे अपनी तरफ खींचने के लिए लगा रहा होगा, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये उसे हम E2 कह दें। ठीक है। अच्छा, बड़ा कौन सा होगा भाई, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, बड़ी कौन ज़्यादा ताकत लगा रहा होगा भाई, जो ज़्यादा करीब होगा, है ना भाई, जो चार्ज उस पी पॉइंट से ज़्यादा करीब होगा वो ज़्यादा ताकत लगाएगा, और जो चार्ज जितना दूर जाते जाओगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे तूफ़ान आया कहीं, भवन साइक्लोन आया, मैं साइक्लोन के जितना करीब जाऊंगा उतना ज़्यादा वो मुझे अपनी तरफ खींचेगा, यानी उतनी ज़्यादा फोर्स मुझ पे लगाएगा, और मैं जितना उससे दूर जाता जाऊंगा उतनी फोर्स कम लगाएगा। उसी तरह जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी उतनी ज़्यादा फोर्स ये Q0 लगाएगा, जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी कम लगाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ, यहीं लिख देता हूँ, अभी आगे काम भी आएगा, E1 जो है वो ज़्यादा होगी किससे, E2 से। ठीक है, चलिए, तो विल बी, तो E1 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 Q प्लस Q चार्ज, Q अपॉन, अब इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, B से लेके P तक का, तो B से लेके P तक का डिस्टेंस है R माइनस L, तो मतलब यहाँ जो डिस्टेंस होगा वो होगा R माइनस L का होल स्क्वायर। अच्छा, डायरेक्शन लिख दें अलोंग, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी कहाँ से कहाँ तक, तो B से लेके P, क्योंकि प्लस चार्ज से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, तो B से लेके P अलोंग BP। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखना है, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में E1 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और फिर कॉस थीटा आएगा, और थीटा की वैल्यू वहाँ कितनी होगी, 0 होगी, हमें पता है, तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो लिखे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गई हमारी, अच्छा, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन कह दी है। ठीक है, अब हम निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट पॉइंट P विल बी। ठीक है, तो अब देखिए उसे हम E2 कह दें, माइनस चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगा रहा है, उस जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट कर रहा है उसे E2 कह दें, तो E2 हो गया 1/4πε0 Q अपॉन, अब Q कैसा, माइनस Q। ठीक है, माइनस Q अपॉन, ब्रैकेट में कर देते हैं इसे, माइनस Q अपॉन, अब डिस्टेंस, तो अब की बार A से लेके P तक का। ठीक है, अच्छा, एक स्टेप आप और बढ़ा सकते हैं, मैंने यहाँ नोट्स में लिखी है, R माइनस L से पहले एक स्टेप में आप लिख दीजिए भाई R माइनस L, यानी कितना डिस्टेंस BP, तो BP का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह जैसे यहाँ बढ़ा देता हूँ स्टेप, भाई डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, A से लेकर P तक, तो AP का होल स्क्वायर। अब इसे आप लिख दो, E2 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 माइनस Q। ठीक है, अपॉन, अब A से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है, R प्लस L, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, डायरेक्शन लिखना है अलोंग, अब देखिए डायरेक्शन क्या है, अलोंग A से P या P से, तो आप देखिए ये माइनस Q चार्ज है, ये उस Q0 को अपनी तरफ खींचने के लिए ताकत लगाएगा, तो P से A अलोंग PA। ये स्टेप आपने अगर सही, डायरेक्शन आपने अगर सही लिखा होगा तो चेक करने वाला वहीं समझ जाएगा कि आपने इस डेरिवेशन को बहुत अच्छे से समझा है। आपने अगर यहाँ डायरेक्शन गलत कर दिया, समझ जाएगा आप रट क्या है। ठीक, तो ध्यान से मैंने इसलिए बताया, यहाँ अलोंग BP और यहाँ अलोंग PA, क्योंकि ये खींचेगा और वो दूर भगाने के लिए फोर्स लगाएगा, यानी ये फोर्स उधर लगाएगा और ये फोर्स इधर लगाएगा, कौन, माइनस Q। ठीक है, चलिए इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखें, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, तो भाई मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम देखें तो यहाँ पर ये हो जाएगा साहब आपका E2, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मॉड लगा देना, और मॉड के अंदर कोई भी चीज़। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखना,
1/4πε0 Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप कहेंगे ये Q को प्लस क्यों लिख दिया, क्योंकि आपको मैं पता है मैथ्स से, ये नहीं भी पता कि भाई मॉड के अंदर, मॉड्यूलस के अंदर कोई माइनस वाली चीज़ जाती है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है। इसलिए इस मॉड्यूलस ने इसका माइनस ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर दो तरीक़े हैं आगे बढ़ने के, आप दोनों में से जो तरीक़ा अपनाएं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या तो आप इसका माइनस साइन कंसिडर कर लें, या तो आप इसका माइनस साइन कंसिडर कर लें। ठीक है, और माइनस साइन कंसिडर करके माइनस आगे लगा के लिख लें, या फिर माइनस साइन कंसिडर नहीं करें, ज़्यादा अच्छा है कि आप ऐसा कर लें। ज़्यादा ऑफिशियल मेथड जो वेक्टर्स की लगती है वो ये कहती है, जैसे आप E2 आ गया आपके पास, इसे आप सेकंड इक्वेशन कह दीजिए, E1 आ गया, आपने उसे फर्स्ट इक्वेशन कह दिया। अब इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों का रिजल्टेंट, क्योंकि कि ये दोनों मिलकर उस Q0 पे कितनी ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई E1 बड़ा है किससे, E2 से। ठीक है, अच्छा चलिए यहाँ तक हो गए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इतना रब कर देता हूँ क्योंकि स्पेस ख़त्म हो गई, डायग्राम छोड़ देता हूँ, बाकी रब कर देता हूँ, तो ये बीच वाला पार्ट रब कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, सेकंड इक्वेशन को मैं ऊपर लिख देता हूँ कि भाई हमारे पास E2 जो आ गई, सॉरी E1 का मैग्नीट्यूड फॉर्म आ गया था। चलिए E1 का मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख देता हूँ कि भाई E1 आ गया था 1/4πε0। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ही लिख दो, 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, और E2 हमारे पास आ गया था 1/4πε0 माइनस Q, या हम एक काम करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म ही लिख लेते हैं। ठीक है, हमने उसी को फर्स्ट इक्वेशन बनाते, न्यूटन पर कूलम फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ पर Q क्योंकि मॉड्यूलस में माइनस Q प्लस बन गए, तो ये हो गया R प्लस एल का होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ठीक है, सेकंड इक्वेशन। हाँ, तो मैं ये कह रहा था यहाँ पर, अगर आप इसका माइनस, एक तरीका तो ये है कि आप इसका माइनस ख़त्म नहीं करें, आप इसका माइनस रहने दें, वो माइनस आगे आके लग जाएगा। तो अब इनका जो दोनों मिलकर जो रिज़ल्टेंट बनाएंगे, ठीक है, दोनों मिलकर, भाई रिज़ल्टेंट का मतलब क्या होता है, अब देखिए, अब हम यहाँ पर लिखें रिज़ल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। अब पूरे डायपोल की वजह से उस P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ड्यू टू डायपोल एट पॉइंट P विल बी। तो देखिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसे हम E कहते हैं। भाई E क्या होगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। ठीक है, यही होगा ना भाई, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो E1 और E2 को मिला दो, वही टोटल होगी। लेकिन अब हम यहाँ पर देखें, अब एक तरीका तो ये है कि भाई अगर हम इसमें माइनस साइन ले लेते हैं, तो हम देखें जब हम E1 और E2 को प्लस करेंगे तो E2 तो माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी इन दोनों के बीच में क्या होगा, माइनस होगा। और दूसरा ऑफिशियल तरीका ये है कि हम यहाँ पर देखें कि इन दोनों के बीच में हो तो रहा है प्लस, लेकिन हमें पता है सिंस मतलब हमें पता है कि E1 जो है वो बड़ा है किससे, E2 से। ठीक है, E1 E2 से बड़ा है, एंड और दूसरी चीज़ E1 एंड डायरेक्शन ऑफ E1 एंड E2 आर अपोजिट। आप देखिए E1 E2 से बड़ा, E1 जो है वो E2 से बड़ा तो है, और साथ में E1 का डायरेक्शन और E2 का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। देखिए E1 इधर फोर्स लगा रहा है, E2 इधर फोर्स लगा रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। अब 11th क्लास में हमने जब वेक्टर्स पढ़ा था, तो वेक्टर्स में ये सिखाया गया है कि जब दो वेक्टर्स का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो, यानी एक जा रहा है इधर तो दूसरा जा रहा है इधर, तो इनके बीच में होता है माइनस। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, माइनस।
यानी ये वेक्टर E1 इधर जा रहा है, तो E2 को जो है वो माइनस में लिखा जाएगा, ठीक है। E2 को जो है वो माइनस में लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, आप दोनों में से जो मेथड अप्लाएंगे उनमें दोनों में मार्क्स नहीं कटेंगे। हाँ, ये ऑफिशियल मेथड ये होती है, ऑफिशियली यही समझाया जाता है, ठीक है। बाकी आप उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए लिखना वही, तो भाई ई वेक्टर अगर हमें निकालना है तो E1 वेक्टर यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ E2 वेक्टर, माइनस ऑफ E2 वेक्टर। तो E2 वेक्टर का माइनस में क्यों लिखा? क्योंकि इसका डायरेक्शन E1 से उल्टा है, अपोजिट है। अब जैसे ही ब्रैकेट खुला तो ये हो गया, सॉरी, E वेक्टर इक्वल्स टू E1 प्लस E1 माइनस E2, ठीक है। E1 माइनस E2 हो गया। अब बस इनका मॉड लेके फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें, इनके मॉड्यूलस। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की वैल्यू हम यहाँ पुट करें, पुट दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। तो हम यहाँ पर देखें, तो अब मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो अब मैं रब कर देता हूँ, मैं यहाँ से रब करता हूँ। अब मैथ्स बची बस, अब कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब मैथ्स बची, तो देखिए अगर मुझे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो E1 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक हो गए। बस अब कुछ नहीं करना। अब देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो भाई इसके अंदर कॉमन आ रहा है। अब देखिए हमने इनका मैग्नीट्यूड पुट करा है, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन दो होता नहीं है, तो हमने लिखा ही नहीं है अलोंग AP या जो भी, ठीक है। मॉड्यूलस लिया है तो हमने वेक्टर भी नहीं लगाया, ठीक है। चलिए तो वैल्यू पुट करी हमने, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा था, ये बाहर निकाल लिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी था, वहाँ पर भी था, साथ में Q भी कॉमन आ रहा था, यहाँ भी वहाँ भी। तो चलिए इसको 1 को हटा के यहाँ लिख देते हैं कि Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा था। अब अंदर क्या बचा? तो सब अंदर बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बचा। अब बस मैथ्स बची है और कुछ भी नहीं है, तो देखते जाइए भाई। इसके अंदर अब देखिए E इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चलने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आ जाए तो LCM ले लिया, LCM हो गया R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो भी LCM आता है उसका डिवाइड फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर से, तो R माइनस L के होल स्क्वायर से R माइनस L का होल स्क्वायर कट गया, बचा R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी इसका पूरे का डिवाइड इससे करा है, तो R माइनस L के होल स्क्वायर से R माइनस L का होल स्क्वायर कट गया, बचा क्या, R प्लस L का होल स्क्वायर, वो ऊपर आ गया माइनस। अब यहाँ पर देखें इसका डिवीजन इससे करा है, तो R प्लस L के R प्लस L कट गया, बचा क्या, R माइनस L का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। चलिए आगे देखिए E इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। अब यहाँ पर ब्रैकेट खोलें, A प्लस B का होल स्क्वायर, A² प्लस B² प्लस 2AB। अब जो सबसे बड़ी गलती जो यहाँ पर होती है, अगर आप पूरी डेरिवेशन करते हुआ है, एक गलती यहाँ पर हो सकती है आपसे, जो आपकी पूरी डेरिवेशन आखिर तक गलत करा देगी और आपके ये 5 मार्क के क्वेश्चन के 1 या 2 मार्क ही मिलेंगे, ठीक है। वो गलती क्या है, यहाँ पर माइनस लगा है, ठीक है। तो इस माइनस को तो एज इट इज़ लगा रहने देना, इस फॉर A माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको खोलना, लेकिन ब्रैकेट में रखकर, ठीक है। तो A² प्लस B² माइनस 2AB, ये खोल लिया। अच्छा नीचे देखें क्या है, नीचे R माइनस L का होल स्क्वायर और बीच में मल्टीप्लाई R प्लस L का होल स्क्वायर, दोनों के ऊपर पावर कितनी है, 2 हमने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है, जब दोनों के ऊपर पावर 2 है तो हम इनको लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में R माइनस L और एक में R प्लस L, और दोनों की कॉमन पावर कर देंगे कितनी, 2, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा ये ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बंद कर दूँ, ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब ऊपर से रब कर देता हूँ। तो अब सिर्फ मैथ्स चल रही है, फिज़िक्स ख़त्म हो गई,
जैसे ही हमने रिज़ल्टेंट लिया, रिज़ल्टेंट में हमने वैल्यू पुट कर दी, वहाँ पर फिज़िक्स ख़त्म हो गई भैया, सिर्फ मैथमेटिक्स चल रही है। ठीक है, और मैथमेटिक्स 10th क्लास वाली है ना, नहीं तो बायो वाले कहाँ क्या, हमें तो आती ही नहीं है, हमने तो पढ़ी ही नहीं है, तो 10th क्लास वाली चल रही है। ठीक है, चलिए अब देखें यहाँ पर, तो E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर आर स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब ये जो गलती थी वो अब यहाँ पर नहीं होगी आपकी, अगर आपने ऐसे करा। अब जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा, अंदर के सारे हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। ये हो गया माइनस का आर स्क्वायर, माइनस का एल स्क्वायर और प्लस का 2RL। ठीक है, और नीचे आ जाए तो ये देखें a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखें, E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट। अब यहाँ पर देखें, मर गए बहुत सारे, दो चीज़ें मर गई। क्या मरी भाई, ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर मर गया, ये एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर मर गया। ठीक है, और 2RL प्लस होके कितना हो गया 4RL, तो ये हो गया 4RL। अब इसको नीचे अभी आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए आगे देखिए, E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट। अच्छा, अब ऊपर देखना ज़रा, ये जो 4RL लिखा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बताना, 2R इंटू 2L लिख सकता हूँ या नहीं, 2R इंटू 2L, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 4RL वापस वही बन जाएगा, है ना। नीचे देखिए, नीचे वैसे के वैसे ही लिख दीजिए, अभी इसको आगे हम देखेंगे, इससे आगे निपटेंगे अपन। चलिए अगला देखिए, अगली स्टेप। अब यहाँ ध्यान दें, Q इंटू 2L, इसको तो छोड़ दें। ठीक है, मैं मार्क करता हूँ, Q इंटू 2L, एक तो एक Q और उसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 2L से। और हमने बेसिक्स में समझा इस डेरिवेशन से पहले कि Q इंटू 2L क्या होता है, डायपोल मोमेंट। उसे क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो साहब ये हो गया 1/4 पाई एप्साइलन नॉट। ठीक है, ये हो गया P इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ठीक है, न्यूटन पर कूलम, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट P। अच्छा, यहाँ पर लिख भी देंगे, रीज़न में, सिंस P जो है वो होता है 2QL। ठीक है, 2QL, या फिर ऐसा लिख दो Q इंटू 2L। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमें पता है, हमने लिख भी दिया, चेक करने वाले को समझ में आ गया, हाँ भैया इसलिए उन्होंने P लिखा है। ठीक है, अब आगे देखिए, तो देखिए ये जो एक रिज़ल्ट ये आ गया, एक रिज़ल्ट तो ये आ गया। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट P इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक बॉक्स तो यहाँ बना देना, एक फर्स्ट इक्वेशन पे बनाना, एक सेकंड इक्वेशन पे बनाना, एक यहाँ बनाना। अच्छा, अब अगला देखिए, अगले में क्या है, मतलब इसके आगे हम यहाँ पर देखें, सिंस डायग्राम में देखें, सिंस ये जो R और L है, तो आप देखिए R कितना बड़ा और L कितना छोटा सा। R जो है वो बहुत बड़ा डिस्टेंस है, किसके कंपैरेटिवली, L के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सिंस हमें दिख रहा है कि R जो है वो बहुत बड़ा है, किससे, L से, इसलिए हम क्या करेंगे, देयरफॉर नेगलेक्ट, नज़रअंदाज कर देंगे L को और पुट कर देंगे L को कितना, 0। अब देखिए L को 0 पुट करा तो फिर से रीराइट करें इक्वेशन को, तो 1/4 पाई एप्साइलन नॉट P इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस L को कितना, 0, तो 0 का स्क्वायर कितना, 0, और ये होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर का रब कर देता हूँ। तो अगर किसी को नोट करना हो तो पॉज करके नोट कर लेना,
हालांकि नोट्स में लिखी हुई है। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर, तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, P इंटू 2R अपॉन, नीचे देखिए R स्क्वायर माइनस 0 R स्क्वायर, तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब ये इतनी स्टेप सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं आपको। आप इस स्टेप के बाद ये जो आपका है R इज़ वेरी ग्रेटर देन L, नेगलेक्ट L एंड पुट L इक्वल्स टू 0, आप डायरेक्ट ये वाली स्टेप लिख सकते हैं जो अब मैं लिख रहा हूँ, यानी ये वाली और ये वाली स्टेप आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रीन से, छोड़ सकते हैं, लीव कर सकते हैं, जैसे लीव कर सकते हैं, ठीक है, लीव कर सकते हैं। और लिख भी दें तो कोई दिक्कत नहीं, मैं टाइम जाएगा क्या फ़ायदा, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था, ठीक। चलिए आगे देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R, और नीचे हो गया R की पावर 4। अब एक R से एक, ठीक है, R की पावर 4, एक R से एक R कैंसिल, तो बचा क्या, फाइनली हमारे पास अब बचा E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R³ न्यूटन पर कूलम। बस यही हमारा फाइनल रिज़ल्ट है, ठीक है। यही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी डायपोल की वजह से एक्सियल एंड ऑन पोजीशन पे, ठीक है, एक्सियल एंड ऑन पोजीशन पे, यानी उसी एक्सिस पे कहीं आगे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, उसे कहते हैं एक्सियल एंड ऑन पोजीशन, यानी एंड ऑन आगे ही कहीं जाकर एंड होने वाली पोजीशन पे, ठीक है, या डायपोल से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो एक्सियल एंड ऑन, ठीक है। कई ऐसे भी पूछ लेते हैं, एट दी एक्स सेम एक्सिस ऑन दी डायपोल, ठीक है, तो उस डायपोल की एक्सिस पे, तो वैसे तो यहाँ क्वेश्चन लिखा है एक्सियल एंड ऑन पोजीशन, तो यही सबसे पॉपुलर होता है और अक्सर इसी नाम से पूछी जाती है, ठीक है। तो ये आपकी पहला दूसरा पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया। तो देखिए कितना बड़ी डेरिवेशन थी, इसलिए मैंने इस वीडियो में पहले ही क्वेश्चन को लिया है, क्योंकि अभी हमारी सेकंड डेरिवेशन भी बची, ठीक, क्लियर, रब कर दें, दूसरी डेरिवेशन पे आए। चलिए दूसरी डेरिवेशन है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है, देखते हैं हम इसे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है, ये इसका पॉपुलर नाम है, बाकी इसके दो नाम और होते हैं वो भी मैं बताता हूँ। अब देखिए, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी डायपोल की वजह से निकालना है, लेकिन अब की बार पोजीशन चेंज है। तो देखिए ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कौन सी होती है, ये हमने ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ये हमने ट्राइंगल बनाया। इस ट्राइंगल के अंदर ये जो पोजीशन होती है, ठीक है, अगर यहाँ डायपोल, ठीक है, मान लीजिए, चलिए मैं पूरा डायग्राम बनाता हूँ फिर। ठीक है, चलिए कहीं भी रख लें पॉजिटिव चार्ज। हाँ, ध्यान रखना पिछली वाली डेरिवेशन में डायपोल मैंने आपको कैसे सिखाया, माइनस इधर प्लस उधर, है ना, ऐसे ही रखना है एक्सियल एंड ऑन में और ब्रॉड साइड ऑन में भी ऐसे ही रखना, कोई दिक्कत नहीं। या चाहें तो नोट्स में, जहाँ तक मुझे ध्यान है, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसमें प्लस चार्ज इधर है और माइनस इधर है, तो उससे घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। चलिए अब देखिए, ये डायपोल रखा है, ये डायपोल का क्या हो गया, सेंटर, ठीक है, डायपोल का सेंटर अगर ये हो गया, डायपोल का सेंटर अगर ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक ये एल और यहाँ से यहाँ तक ये एल, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, डायपोल का सेंटर कितना है, ओ। चलिए डिस्टेंसेस नीचे लिख देता हूँ, नाम ऊपर लिख दूँगा, ये हो गया एल और ये भी हो गया एल, ठीक है।
डायपोल के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, L+L 2L, ठीक है। अच्छा, इसके नाम भी अलग अलग दे दूँ भाई, इसको मैं कह दूँ A और इस पॉइंट को मैं कह दूँ B, ठीक है। A B पे एक डायपोल रखा है, ये डायपोल का सेंटर है O, दोनों ये L यानी दोनों A B दोनों चार्जेस जो हैं अपोजिट नेचर के 2L डिस्टेंस पर रखें। क्लियर, ठीक। चलिए अब देखें आगे। अब ये जो देखिए, अगर डायपोल यहाँ रखा है तो ये जो पॉइंट है ना, ये तीसरा जो वर्टेक्स है ट्राइंगल का, इसी पॉइंट को कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इसका ब्रॉड साइड, ठीक है, इसका ब्रॉड साइड जो है वो ये है। अगर डायपोल यहाँ रखा होता तो ये उसका ब्रॉड साइड होता, ठीक है। अगर डायपोल यहाँ रखा होता तो ये उसका ब्रॉड साइड होता, ठीक है। तो ये होती है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इसके दो और नाम होते हैं, ठीक है। एक नाम होता है इसका न्यूट्रल पॉइंट या न्यूट्रल एक्सिस, इस पॉइंट को न्यूट्रल एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट या न्यूट्रल एक्सिस भी बोला जाता है, ठीक है। तो न्यूट्रल पॉइंट या न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। चलिए तो अब देखिए, हमें यहीं पर इसी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, P पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर वही चूहा चार्ज बैठा होगा, तो हमें इस P पॉइंट पे क्या निकालना है, इस पूरे डायपोल की वजह से कितनी ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगी उस P पॉइंट पे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से डायग्राम को देखना, सारा खेल डायग्राम का है, डायग्राम समझ में आएगा, डेरिवेशन फटाक से निपट जाएगी। देखना भैया, तो सबसे पहले हमें शुरुआत करते हैं, चलो B से शुरुआत करते हैं, वहाँ भी प्लस से शुरुआत करी थी, यहाँ भी कर लेते हैं, ठीक है। इस O को थोड़ा सा साइड में लिखता हूँ मैं। वहाँ पर डायपोल के सेंटर से P पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होता था, ये डायपोल का सेंटर से P पॉइंट तक का डिस्टेंस याद होगा कितना होता था, R, है ना। यहाँ भी हमने क्या लिया है, R, ठीक है। अब ध्यान देना R डिस्टेंस है डायपोल के सेंटर से P पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारा R है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखें कि +Q चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगी वो बाहर की तरफ होगी, यानी ऐसे जनरेट होगी, E1, ठीक है, E1 होगी, ठीक है। और -Q चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो ऐसे होगी अंदर की तरफ, इसको E2 कह दें, E2, ठीक है। अच्छा, अब देखना, यहाँ पर मैं आपसे पूछूं E1 वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल, तो आप कहोगे भाई ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। मैं यहाँ से पूछूं आपसे कि भाई बताओ E1 जो है वो आपका वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्सिस हम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं एक्सिस बनाऊँ, ध्यान से भाई, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये, ठीक है। तो रिजल्टेंट ये जा रहा है, तो रिजल्टेंट के साथ ये जो एंगल बना रहा है, ठीक है, थीटा, तो ये होगा इसका कॉस कंपोनेंट। भाई आपको पता है, देखो ये साइन हो गया, इसका अलग पेन लेता हूँ, अच्छा चलो, ठीक है, उलझना नहीं भाई। वेक्टर्स की दुनिया में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, हर चीज़ के दो कंपोनेंट होते हैं। जब कोई डायरेक्शन समझ में नहीं आया, अब देखिए इस E1 का और E2 को कोई नहीं बता सकता है परफेक्टली वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल, इसलिए हमने क्या करा है, इन्हें कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया कि भाई ये जो है इसका, ये जो P पॉइंट है मैं यहाँ बताता हूँ, ये जो है इसका, ये E1 का साइन कंपोनेंट है वर्टिकल वाला, और ये नीचे जो होगा वो होगा E2 का साइन कंपोनेंट, ठीक है। और ये जो निकल कर जा रहा है, ठीक है, ये E1 का, अब देखिए ये रिजल्टेंट निकल, ये E2 है, ये E2 ये जा रहा है, ये देखिए ये अंदर आ रहा है, ये E2 है। तो अब देखिए जिसके साथ एंगल बनता है उसे लेते हैं कॉस, और जिसके साथ नहीं बनता उसे लेते हैं साइन। तो उसके साथ रिजल्टेंट एंगल नहीं बना रहा, तो आपका वो साइन हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया E1 cos थीटा, और ये क्या होगा, E2 cos थीटा। समझ में आया, ठीक है। फिर से देखिए, ये पॉइंट था P, वही ब्रॉड साइड ऑन, वहाँ पर हुआ क्या कि E1 और E2 का डायरेक्शन परफेक्ट समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। अच्छा, वहाँ पर जब आपने एक्सियल में देखा तो वहाँ साफ समझ में आ रहा था कि हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के लिए कॉस आता है,
ठीक है। जब परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है तो कॉस आता, वहाँ साइन का कोई चक्कर ही नहीं था, वहाँ तो समझना। लेकिन यहाँ तो ना परफेक्टली वर्टिकल दिख रहा था ना परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, ऐसा दिख रहा था एक इंक्लाइन कुछ एंगल पे। तो हमने उस केस में कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करा, वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया इसका E1 साइन, हॉरिजॉन्टल ले लिया E2 कॉस। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बीच से जाएगा। अब रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, रिजल्टेंट के साथ कौन एंगल बना रहा है, ये बना रहा है, और रिजल्टेंट के साथ एंगल ये बना रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो गया आपका, जिसके साथ एंगल बनता है वो हो जाता है कॉस, जिसके साथ एंगल नहीं बनता वो होता है साइन। तो ये हो गया साइन कंपोनेंट, तो E1 साइन थीटा, ये E2 साइन थीटा, और ये हो गया E1 कॉस और ये E2 कॉस, ठीक है। और इनका रिजल्टेंट ये E कॉस थीटा, ठीक, इनका रिजल्टेंट E कॉस थीटा, या E कह लो, चलो मत उलझो, E कह लो इनका रिजल्टेंट, ठीक। तो यहीं पर, यहाँ पर वही चीज़ हुई। अब देखना, E1 साइन थीटा को E2 साइन थीटा ने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। वेक्टर की दुनिया में जब दो वेक्टर्स अपोजिट होते हैं और बराबर वैल्यू के होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस। और बैलेंस कर दिया तो उनका कोई काम ही नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पर, अगर आप चाहो तो डायग्राम में E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। और फिर उनको थ्योरी में भी लिख दो कि भाई वो E1 साइन और E2 साइन ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, इसलिए उनको हटा दिया। तो मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। काम है कॉस का, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए, तो ये थी कहानी, ठीक है, ये कहानी थी। अच्छा, अब देखना आगे की कहानी, ठीक है। वो तो हो गए, तो ये हो गया E1 कॉस थीटा और ये हो गया E2 कॉस थीटा, ठीक, ठीक है। आगे की बात करें। अच्छा, अब आगे की बात करें तो यहाँ पर हाँ, अब ये A से लेके P तक का डिस्टेंस और B से लेके P तक का डिस्टेंस ये निकालना है। तो आप ध्यान दें, ये POA जो है, क्या ये राइट ट्राइंगल है? हाँ भाई, राइट ट्राइंगल है। और राइट ट्राइंगल में एक बड़ी मशहूर थ्योरम लगती है, उसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दो, P का स्क्वायर कर दो, B का स्क्वायर कर दो, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दो, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर को। हाइपोटेनस कौन है, ये है। परपेंडिकुलर कौन है, ये है। बेस कौन है, ये। तो देखिए हाइपोटेनस क्या है, BP का स्क्वायर इक्वल्स टू P का स्क्वायर यानी R का स्क्वायर, B यानी बेस कितना है, L प्लस L का स्क्वायर। ये निकल आई वैल्यू भाई, BP स्क्वायर की वैल्यू यानी BP के स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल आई, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कोई पूछे BP की वैल्यू बता दो तो कहना ठीक है, लो स्क्वायर रूट उधर कर दो, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाके क्या बन गया, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये बन गया आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया? तो ये BP की वैल्यू निकल आई। अच्छा, समझ में आए तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, BP की जो वैल्यू आई है वो आई है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और यहाँ पर भी सेम। अब आप इस ट्राइंगल में देखो, वही परपेंडिकुलर वही बेस, तो यहाँ भी वैल्यू क्या आएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक। डायग्राम क्लियर हो गया। डायग्राम अगर क्लियर है तो डेरिवेशन हलवा है, कुछ नहीं है, ख़त्म। मैथ्स बची है डेरिवेशन, ठीक है। चलिए अब देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले वही कहानी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ही पहले लेते हैं, प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। तो देखिए उसे E1 कहते हैं, तो भाई E1 वेक्टर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP का स्क्वायर, BP का स्क्वायर। डायरेक्शन लिख दो, अलोंग B से P की तरफ, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख दो, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखो, तो ये हो गया E1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब BP के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अभी देखिए कितनी, BP स्क्वायर की वैल्यू होती है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर न्यूटन पर, अच्छा सॉरी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो कंपोनेंट एंगल लगता है, एंगल क्या है, कॉस थीटा, क्योंकि ये E1 साइन की तो कहानी ख़त्म हो गई, तो ये हो गया कॉस थीटा, ठीक है। चलिए ये हो गया कॉस थीटा। या फिर अगर चाहो तो खाली E1 का वेक्टर फॉर्म लिख लो, बाद में भी उनका मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
चलो काम करते हैं, आसान बना देते हैं, मत निकालो, वेक्टर फॉर्म को ही फर्स्ट इक्वेशन कह दो, छोड़ो, ठीक है। वेक्टर फॉर्म को ही फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी, तो अब देखें E2 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट Q अपॉन माइनस Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ भी वही होगा है ना, डिस्टेंस, और इसका डायरेक्शन अब P से A, क्योंकि ये चार्ज Q0 को अपनी तरफ खींचेगा, अलोंग PA, ये हो गया, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम निकालेंगे, वहाँ पर हमने क्या करा था, E1 E2 निकालने के बाद रिजल्टेंट निकाला था, यहाँ भी हम निकालेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट P। अब देखना रिजल्टेंट क्या होगी भाई, E वेक्टर इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, ये होगी, ठीक है। और हम ध्यान दें यहाँ पर कि हमारे E1 और E2 में देखिए ज़रा आप, E1 और E2 में यानी फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में सिर्फ एक फ़र्क है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हाँ ये भी फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज और यहाँ माइनस क्यू चार्ज, यानी ये वाली E2 वेक्टर में सिर्फ एक माइनस का फ़र्क आ रहा है, बाकी पूरी सेम है। अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड लूँ तो ये हो जाएगा E इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ E1 वेक्टर प्लस मॉड्यूलस ऑफ E2 वेक्टर। क्यों लिया, क्योंकि मॉड में चीज़ें प्लस हो जाती हैं, ये तो प्लस था तो ऑलरेडी प्लस ही, लेकिन ये माइनस था तो ये भी प्लस बन जाएगा, और मैग्नीट्यूड जब लेते हैं तो एंगल लग जाता है। इसका मतलब मैं अगर इसे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा, और ये भी हो गया, ये हो गया E2 cos थीटा, ठीक है। और अगर मैं इनका मॉड ले रहा हूँ तो फिर तो कहानी ख़त्म, मतलब कहानी सेम हो गई, क्योंकि अगर मॉड ले लिया तो ये जो इन दोनों की में फ़र्क आ रहा था एक माइनस साइन का, वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ सिंस मॉड ऑफ E1 वेक्टर बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ E2 वेक्टर के, ठीक है, मॉड ऑफ E1 वेक्टर जो है वो E2 वेक्टर के बराबर होगा, यानी सीधी सीधी ये बात कह सकता हूँ कि, और या फिर ये कह सकता हूँ कि भाई E1 cos थीटा जो है वो E2 cos थीटा के बराबर है, ये कह दूँ, ऐसे लिख दूँ, मतलब ये तो दोनों बराबर हो गए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, अब कुछ नहीं है ज़्यादा, आगे देखिए। चलिए यहाँ से रब करता हूँ, चलिए देखिए, तो मतलब अब हम ये लिख सकते हैं कि साहब जो E है वो उसको हम लिख सकते हैं E1 cos थीटा, और दूसरे वाले E2 को भी क्या लिख सकते हैं, E1 cos थीटा। तो मतलब ये हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ E1 cos थीटा, ठीक है। ये हमारी तीसरी इक्वेशन आ गई। बस, क्या अब मेरे पास E1 की वैल्यू है, हाँ है, बिल्कुल है। अब यहाँ पर मेरे पास cos थीटा की वैल्यू नहीं है, बस E1 की वैल्यू तो है, मैं यहाँ पुट कर दूंगा, लेकिन cos थीटा की नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लें फॉर वैल्यू ऑफ cos थीटा, ठीक है, cos थीटा की वैल्यू निकालें। तो देखिए cos का फॉर्मूला होता है cos थीटा का करली ब्लैक हेयर, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब आप कोई भी ट्राइंगल ले लो, चलो पहले ट्राइंगल ले लेते हैं, कोई सा भी ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल POB ले लो, चलो POAB ले सकते हैं। cos थीटा जो है वो होता है करली ब्लैक हेयर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए बेस कितना है L, हाइपोटेनस कितना है, अब यहाँ हाइपोटेनस कितना, चलो बेस कितना है पहले नाम लिख दो OB, और हाइपोटेनस कितना है PB या BP, चलो BP लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें तो cos थीटा
ओ बी कितना है एल, डायग्राम में एल, और अब यहाँ बी पी स्क्वायर नहीं है, यहाँ कितना है बी पी, तो बी पी की वैल्यू क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गई फोर्थ इक्वेशन, और हमने कॉस थीटा की भी वैल्यू निकाल ली बहुत आसानी से। ठीक है, चलिए रब करें, नीचे देखें, बस अब कुछ नहीं है, वैल्यूज़ पुट करना है। तो देखिए वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो वैल्यूज़ पुट में पुट दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड 4 इन इक्वेशन 3। तो देखिए E इक्वल्स टू 2 इंटू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दें एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखें आगे देखें तो E इक्वल्स टू, अब देखना ध्यान से, 2 1 जा 2, 2QL क्या बना ये P यानी डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ लिख दो P अपॉन 4πε0। ठीक है, चलो यहाँ आ जाओ, यहाँ देखें इनटू में लिख दो 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ देखें 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट हटाऊँ और इसको पावर बनाना चाहूँ, तो हमने 8th क्लास में पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है कि जब भी स्क्वायर रूट को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना चाहो तो x की पावर कितनी आ जाती है 1/2। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक, क्लियर, बस अब कुछ नहीं करना। चलिए अब देखिए ज़रा, तो ये हो गया E इक्वल्स टू P अपॉन 4πε0। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 1 अपॉन मल्टीप्लाई में, तो व्हेन दी बेसेस आर सेम, भाई इसकी पावर कितनी है होल पावर 1 और उसकी होल पावर कितनी 1/2, बेस दोनों का सेम है, तो व्हेन दी बेसेस आर सेम पावर्स गेट एडेड। ठीक है, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 + 1/2। ठीक है, 1 + 1/2। चलिए, तो ये होगा E P अपॉन 4πε0। ठीक है, 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो 1 + 1/2 कितना होता है 3/2। अब किसी को इसमें भी डाउट हो तो भैया देख लो 1 + 1/2। ठीक है, यहाँ कितना था 1, एलसीएम लिया 1 और 2 का एलसीएम कितना आया भाई 2, 2 का डिवाइड 1 से करा तो 2 आया, तो 2 1 जा 2 ऊपर चला गया, 2 का डिवाइड 2 से करा कट गया 1 आया, तो 1 2 + 1 3/2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, नीचे ग्रब कर दूँ, बस ख़त्म पे ही है। ठीक है, यहाँ आने के बाद एक रिज़ल्ट तो ये आ गया। ठीक है, इसको ऐसे लिख देता हूँ E इक्वल्स टू 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल की पावर 3/2। ठीक है, होल की पावर 3/2। अब हम देखें न्यूटन पर कूलम, ये एक रिज़ल्ट तो ये आ गया। ठीक है, और इसको अब आगे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई हम ये करेंगे कि भाई फिर से वही आप ध्यान दो, तो आर डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है किससे, एल से। ठीक है, तो हम यहाँ लिखें सिंस आर इज़ वेरी ग्रेटर देन एल, देयरफॉर नेगलेक्ट कर दें एल को एंड पुट एल को 0। ठीक है, एल को 0 पुट कर दें, तो एल को 0 पुट करें तो देखिए तो ये हो गया E इक्वल्स टू 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर होल की पावर 3/2। ठीक है, नीचे देखें नेक्स्ट स्टेप, अब ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए स्टेप है, आप इसे भी वही लीव कर सकते हो। ठीक है, इसे भी लीव कर सकते हो या अगली स्टेप को भी लीव कर सकते हो। 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर
की पावर 3/2। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ई इक्वल्स, इसको भी चाहो तो लीव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4πε0 p/r की पावर 2 × 3/2। ठीक है, या चाहो चलो इसे लीव मत करना, इसे लीव कर देना। ठीक है, r की पावर, जैसी ब्रैकेट ओपन हुआ ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई। अब 2 से 2 मर गया। ठीक है, क्या बचा 3। तो फाइनल हमारा आया E इक्वल्स टू 1/4πε0 p/r³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, न्यूटन पर कूलम, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई इस डायपोल की वजह से ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ आके आपका ये पहला क्वेश्चन ख़त्म हुआ। तो इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, इतना बड़ा 5 मार्क का नहीं आएगा, इसका एक पार्ट आएगा, या तो एक्सियल एंड ऑन पोजीशन आ जाएगा, ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन आ जाएगा। ठीक है, तो कोई एक पार्ट आएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 जो भी हो सके, 2, 3, 4, 5 जितने भी हैं बचे हुए, हो सकता है सारे कवर कर दूँ। ठीक है, या फिर 2 क्वेश्चंस ले लें, तो हम चलेंगे पूरे करते हुए चलेंगे, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। मैं बेसिक्स भी बताता चलूँगा, जिसने नहीं पढ़ा, या क्लास अटेंड नहीं करी है, या कुछ मिस हो गया है कंसेप्ट, तो वहाँ वो क्लियर होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको अब मेहनत आपकी है ना। अब मेहनत आपकी क्या है, अब आपको पढ़ना है। देखिए, आप ये सोचें कि अभी तो एक ही वीडियो आई है, केमिस्ट्री का सोचें, बायो का सोचें, फ़िज़िक्स का सोचें कि अभी तो एक ही वीडियो आई है, अब एक और आ जाए, अभी 2, 3, 4 हो जाएं। देखना ही तो है यूट्यूब पे, कभी भी बैठ के देख लेंगे। मसला देखने का नहीं है, मसला है आपकी प्रैक्टिस का। आपने यहाँ पर डेरिवेशन देख ली, अब आपका काम ये है कि डेरिवेशन देखने के बाद कम से कम 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस करो, 5 से 6 मिनट में इस डेरिवेशन को करने की कोशिश करो, वो बिल्कुल प्रॉपर मेथड से, जैसे नोट्स में लिखी। ठीक है, तो ये आपका काम है। अभी टालोगे तो फिर एग्ज़ाम पता भी नहीं। अभी सोचो कि साहब वो तो 15 जून के बाद एग्ज़ाम होंगे, अभी तो मई पूरा है, अप्रैल के भी दिन हैं, और फिर जून है, तब पढ़ लेंगे। बहुत सारे ये क्वेश्चन बैंक, कोई ये नहीं है कि क्वेश्चन बैंक दे के हाँ आसान कर दिया, काफ़ी सारे चीज़ें को क्वेश्चन बता दी, हाँ भैया ये पढ़ लो, इसमें से 80% आएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन हैं ये भी कोई कम नहीं है, पूरी 9 यूनिट के क्वेश्चन हैं। जब आप 9 यूनिट के क्वेश्चन इकट्ठा करने बैठोगे, 9 तो बहुत दूर की बात है, आप 5 यूनिट के क्वेश्चन इकट्ठा करने बैठोगे, आपकी खिचड़ी पक जाएगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप बाल नोचने लगोगे, है ना। इसलिए अभी से लेकर चलो, करते जाओ साथ साथ। ठीक है, रिवीजन भी करते जाओ, आगे भी बढ़ते जाओ, कोई खिचड़ी नहीं पकेगी दिमाग के अंदर। हर एक चैप्टर का, हर एक क्वेश्चन का एक ब्लॉक बन जाएगा, एग्ज़ाम में सुकून से कर पाओगे। एग्ज़ाम 15 जून को हो, 20 जून को हो, सुकून से कर पाओगे। केमिस्ट्री में भी यही करो, फिज़िक्स में भी। ठीक है, रोज़ों को, अभी फ़िलहाल रमज़ान चल रहा है। ठीक है, माहौल, कोरोना का माहौल चल रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़राब माहौल है, कोरोना हर जगह फैला हुआ है, तो घर से बाहर भी नहीं निकलना। ठीक है, अपने घर के अंदर रहिए, और घर के अंदर रह के कोई घबराना नहीं है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, आराम से रहिए अपने घर वालों के साथ, और सुकून से पढ़िए। ठीक है, दिन में टाइम नहीं मिलता तो रात में पढ़िए। ठीक है, रात में नहीं मिलता तो सुबह 6 बजे उठ जाइए, 7 बजे उठ जाइए, फजर के बाद पढ़िए, सुकून से पढ़िए। लेकिन बात यह है कि पढ़ लीजिए। आपने अब भी, अगर ये आखिरी मौका है, अब भी अगर किसी ने नहीं पढ़ा और अलाली करी, ठीक है, इसके बाद कोई मौका नहीं आना, फिर तो डिसअपॉइंटमेंट ही है हमेशा। ठीक है, एग्ज़ाम्स होंगे, क्योंकि 12th को ऐसा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आगे आपकी कॉलेज लाइफ है। आपकी कॉलेज लाइफ इस नॉलेज को आपको लेकर जाना है, वो वहाँ पर काम आएगी। नहीं तो आप इंजीनियरिंग करोगे, डॉक्टरी में जाओगे, हर जगह परेशान होगे, जब आपकी ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ये चीज़ें क्लियर होंगी तो इससे आगे बड़ी चीज़ें भी आप संभाल पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।